फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना और इसके बाद उसको केस लेकर आना, उसको ऑफेंस की तरह ट्रीट करना, ये सारी चीजें आजकल बहुत चल रही है। ऐसे केसेस आपने आजकल बहुत सारे देखे होंगे जिसमें कुछ केसेस रियल होते हैं और कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में घपला होता है, गड़बड़ होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम एक काफी काफी एक डरावना चीज बोले या काफी कंसर्न वाली चीज से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं, इशू से डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा कि हमारा अब एक ऑफेंस हो चुका है बीएनएस में कि अगर किसी ने भी मतलब एक प्रॉपर प्रोविजन आ गया है कि अगर किसी पर्सन ने झूठे वादे कर शादी के सेक्सुअल रिलेशनशिप में आया है तो वो पर्सन क्या होगा, लायबल होगा। अब प्रोविजन तो आ गया, बट वो प्रोविजन का क्या सब लोग सही तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कोर्ट उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आजकल आपको ये भी पता है कि क्रूअल्टी की भी जब हम बात करते हैं तो क्रूअल्टी से रिलेटेड भी आपने देखा होगा कि काफी केसेस आजकल झूठे केसेस फाइल हो रहे हैं कि क्रूअल्टी हुई नहीं है बट केसेस फाइल हो गया। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकअप होने पर भी ये लड़कों पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उनने क्या किए, झूठे वादे किए थे शादी करने के। कुछ एलिगेशंस जो लगाए जाते हैं वो सही होते हैं कि हाँ लड़के ने बोला था कि वो उससे शादी करेगा और इसी बेसिस पे उस लड़की के साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आया। बट कुछ चीजें जहां पर एक नॉर्मली म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग या नॉर्मली लेवल पे क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ और उस ब्रेकअप के बाद वो लड़की एलिगेशन लगा रही है कि यहाँ पर इसने क्या किया था, झूठे वादे किए थे, मुझसे शादी किया और मुझसे शादी नहीं किया और सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गया। तो यहाँ पर किस तरीके से लड़कियां उसको मिसयूज कर रही हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किस तरीके से हर लड़की मिसयूज कर रही है, बट कुछ लोग हैं उसको क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं इस चीज को। और उससे रिलेटेड ही मैं आज सेशन लेने वाली हूँ यहाँ पर कि क्या एक्चुअली में इश्यूज हैं, किस तरीके से कोर्ट्स उसको कंसिडर करते हैं और क्या क्या फैक्टर पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और रेप कंसिडर किया जाता है, इसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं यहाँ पे, आपको मैंने एक फोटो लगाया जिसमें ये शादी वाला बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से रिलेटेड ही हम सेक्सुअल रिलेशनशिप से ही रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, वो रहेगा सबसे पहला इशू जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हेन वुड अ प्रॉमिस टू मैरी बी कंसिडर्ड। क्या बोला गया है कि कब प्रॉमिस टू मैरी कंसिडर किया जाएगा। हाँ, when would a promise to marry be considered as false and vitiate consent to sexual relations। मतलब कि कब शादी करने के लिए जो प्रॉमिस किया गया था उसको फॉल्स कंसिडर किया जाएगा और कब उस कंसेंट को विटिएट किया गया सेक्सुअल रिलेशन में, उससे रिलेटेड हम इश्यू देखेंगे, उससे रिलेटेड हम बेसिकली जजमेंट्स देखेंगे और क्या ऑब्जर्वेशन रहा है कोर्ट का वो हम देखेंगे। दूसरा इशू जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे ब्रीच ऑफ जेन्युइन प्रॉमिस टू मैरी वुड नॉट अट्रैक्ट ऑफेंस ऑफ रेप। क्या कि अगर जेन्युइन प्रॉमिस को आपने ब्रीच किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो रेप कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। दूसरा इशू हम उससे रिलेटेड देखेंगे जो कि हम ब्रीच ऑफ प्रॉमिस की बात करते हैं। तीसरा इशू जो देखेंगे वो हम देखेंगे रीसेंट वरिंग ट्रेंड ऑफ इन्वॉकिंग रेप चार्जेस ऑन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। ठीक है, आपको पता है कि जो रीसेंट अभी ट्रेंड चल रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि किस तरीके से रेप चार्जेस इन्वोक किए जा रहे हैं सिर्फ प्रॉमिस ब्रीच होने पे, सिर्फ ब्रेकअप होने पे, जिस हिसाब से चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड भी हम तीसरा इशू डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या एक्चुअली में प्रोविजंस हैं जब हम आईपीसी की बात करते हैं और भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं। तो अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का जो रेप है वो किस में डिफाइंड है, आईपीसी रेप किस में डिफाइंड है, सेक्शन 375 में बात की गई है, किसके बारे में, रेप के बारे में।
ठीक है, उसमें क्लियरली बोला है कि अगर कोई एक मैन है जो कि विदाउट वुमेन की कंसेंट के साथ क्या करता है, सेक्सुअल एक्ट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना वुमेन के विल के, बिना वुमेन की कंसेंट के, तो वो क्या होता है, रेप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बीएनएस में सेक्शन 63 में क्या दिया गया है, रेप दिया गया है। और अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 375 में रेप दिया है। ठीक है, उसी के साथ साथ पहले अगर हम बात करें जब न्यू क्रिमिनल लॉज नहीं आए थे तो आईपीसी में ऐसा कोई पर्टिकुलर वाली बात नहीं थी कि पर्टिकुलर कोई प्रोविजन डील कर रहा हो किससे रिलेटेड, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से रिलेटेड। बट एक प्रोविजन था जो कि सेक्शन 90 आईपीसी का, जो कि बात करता था कंसेंट से रिलेटेड। कंसेंट अगर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पे दे दी गई है तो वो कंसेंट का किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और किस तरीके से उसको आगे कंसिडर किया जाएगा। तो अभी तक जो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी है के जो केसेस हैं वो सेक्शन 90 के हिसाब से और सेक्शन 375 के हिसाब से डील किए जाते थे। बट अगर अब हम बात करें भारतीय न्याय संहिता में, तो भारतीय न्याय संहिता में एक प्रॉपर प्रोविजन आ गया है जो कि वो उस प्रोविजन पूरी तरीके से उसी से डील कर रहा है कि अगर किसी इंसान ने, किसी लड़के ने लड़की से फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के बेसिस पे क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो उसके लिए वो क्या होगा, लायबल होगा। 10 साल की उसमें इम्प्रिजनमेंट दी है और फाइन भी दिया गया है। और वो सेक्शन जो है वो बीएनएस का कौन सा है, सेक्शन 69, जिसमें क्लियरली एक प्रोविजन ला दिया है भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जब हम बात करते हैं किससे रिलेटेड, रेप से रिलेटेड या सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी से रिलेटेड, ये सारे प्रोविजन है, चाहे वो आईपीसी के हो चाहे वो बीएनएस के हो। चलो अब मैं आती हूँ सबसे पहले इशू पे जो मैंने आपको बोला था कि व्हेन वुड अ प्रॉमिस टू मैरी बी कंसिडर्ड एज फॉल्स एंड विटिएट कंसेंट टू सेक्सुअल रिलेशन, कि कब एक वादा किस चीज का, प्रॉमिस टू मैरी का, वो कंसिडर किया जाएगा गलत, और उसी के साथ साथ किस तरीके से सेक्सुअल रिलेशन में जो कंसेंट ली गई है उसको विटिएट किया जाएगा, उससे रिलेटेड पहला हम केस देखते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि ये जो इशू है हम किससे देखेंगे, हम केसेस से देखेंगे कि क्या केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला है और किस तरीके से इसको, इस इश्यूज को रिजॉल्व किया और क्या बताया है इनके बारे में। तो 2019 का केस है जिसमें बेंच बैठी थी किसकी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस इंदिरा बनर्जी की, और वो केस का नाम था प्रमोद सूर्या बन पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर लेट डाउन किया था टेस्ट टू डिटरमाइन व्हेन अ प्रॉमिस टू मैरी वाज फॉल्सली मेड टू इवोक अ वुमेन्स कंसेंट टू सेक्सुअल रिलेशन। ठीक है, तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ये टेस्ट इवोक किया गया था जिसमें ये बोला गया था कि किस तरीके से फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी हुआ है सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए, ये टेस्ट चेक करने के लिए, ये बेसिस चेक करने के लिए ये टेस्ट इसी केस में इवोक हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में दो पर्सन थे, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी क्या रिलेशनशिप में थे। यहाँ पर बी का ये कहना था, ए ने उनसे क्या किया है, वादा किया है कि वो शादी करेंगे, बट 2008 में क्या होता है, वो वादा से मुकर जाते, शादी करने के लिए मना कर देते कि वो शादी नहीं करेंगे। शादी करने के लिए जैसे ही वो मना कर देते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, ये चार्जेस लगाते हैं किसके, रेप के, कि इनने क्या किया है, रेप किया है 375 के हिसाब से। तो यही मैं जो केस आपको बता रही थी, इसी केस में क्या हुआ था, इसी केस में इसका जो टेस्ट है वो क्या हुआ था, इवोक हुआ था कि किस तरीके से डिसाइड करना है, किसी तरीके से चीज़ों पे आपको कंक्लूजन पे आना है कि क्या सच में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, या मतलब सच में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बेसिस पे सेक्सुअल रिलेशनशिप में आए थे या नहीं आए थे, वो इस केस में टेस्ट इवॉल्व हुआ था। अब इस केस में दो कंडीशंस कोर्ट ने दी थी, क्या दी थी, दैट इज द टू कंडीशन लेड बाय द कोर्ट टू होल्ड व्हेन एन अपरेंट मैरिज प्रॉमिस वाज and a misconception of fact were, सबसे पहली the promise of marriage must have been a false promise। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या बोली कि जो शादी करने का वादा है वो वादा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, गलत होना चाहिए। मतलब सबसे पहला एसेंशियल कि अगर प्रॉमिस कर रहा है मैरिज करने का तो वो प्रॉमिस का फॉल्स होना, गलत होना जरूरी है, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली थी, वो फॉल्स प्रॉमिस बैड फेथ में देना होना जरूरी है। मतलब बैड फेथ मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन ए एंड बी, ए ने क्या किया, बी को अपने प्यार में फंसा लिया। ठीक है, अब क्या करा, बी ने प्यार में फंसा लिया तो अब बोला कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि वो नहीं करता है, वो और भी लोगों को डेट कर रहा होता है और वो लड़की को क्या कर लेता है, फंसा लेता है।
उसके बाद वो इससे ये बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इसी बेसिस पे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है, उसके बाद शादी नहीं करता। तो यहाँ पे उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में क्या थी, और भी लोग को डेट कर रहा था वो, और भी उसके रिलेशनशिप थे। यहाँ पे उसका स्टार्टिंग से क्या था कि यार मुझे इसको फंसाना है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, इसको पागल बनाना है। तो यहाँ पर उसकी क्या हो गई, बैड इंटेंशन हो गई। अब मैं जब गुड फेथ की बात कर रही हूँ, बैड फेथ मैंने आपको बता दिया। अगर मैं गुड फेथ की बात कर रही हूँ, नॉर्मली देयर इज अ कपल, ए एंड बी, दो लोग हैं, वो लोग क्या हुए, रिलेशनशिप में आए। अब वो रिलेशनशिप में अच्छे बेसिस पे आए, दोनों की इंटेंशन बहुत अच्छी थी। रिलेशनशिप में आने के बाद उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हुआ, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो आगे जाके शादी करेंगे। बट क्या होता है, आगे शादी के जब प्रॉमिस होता है, तो जो लड़के के जो घर वाले हैं वो नहीं मानते। कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है लड़के की फैमिली की तरफ से, कि जिस वजह से लड़के को वो शादी का जो प्रॉमिस है वो क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इस केस में जो लड़के की इंटेंशन थी, जो लड़के का फेथ था, वो पूरा फेथ क्या था, पूरी तरीके से सही था। वहां पे कोई भी बैड फेथ नहीं था। दैट फेथ इज टोटली गुड, एंड गुड इंटेंशन थी, वहां पे बैड इंटेंशन नहीं थी। तो इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे क्या हुआ है, उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप में आया है, क्योंकि उसका प्रॉमिस सही था, उसने शादी, इंटेंशन सारा सही था, बट बाद में क्या हुआ है, ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सारी चीजों की वजह से, ड्यू टू अदर कंडीशंस, वो क्या हुआ, उसको अपने प्रॉमिस से पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ पर उस लड़के की क्या थी, वो इंटेंशन गुड थी, तो यहाँ पर आप नहीं बोल सकते कि वो लायबल होगा। गिवन इन बैड फेथ विद नो इंटेंशन ऑफ बीइंग एडेड टू एट द टाइम इट वाज गिवन। ठीक है, बैड फेथ में दिया, और जब वो फॉल्स प्रॉमिस दिया था तो उसमें उसको ये नहीं था कि वो क्या करेगा, उस पर एडेयर करेगा, उसको पूरा करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन जो दी थी, दैट इज द फॉल्स प्रॉमिस इटसेल्फ मस्ट बी ऑफ इमीडिएट रिलेवेंस और बेयर अ डायरेक्ट एक्सेस टू द वुमेन्स डिसीजन टू एंगेज इन द सेक्सुअल एक्ट। क्या कि जो फॉल्स प्रॉमिस है वो क्या होना चाहिए, इमीडिएट रिलेवेंस का होना चाहिए, और उसी के साथ साथ डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, किससे रिलेटेड, वुमेन के डिसीजन से रिलेटेड सेक्सुअल एक्ट में। ठीक है, मतलब कि ये बोला गया हो कि शादी करूंगा, इसीलिए क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाओ, या सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए बोला लड़के ने, तो लड़की ने भी बोला कि हाँ तुम मुझसे शादी करोगे तभी मैं उस पर अप्रूवल दूंगी, तो उसने बोल दिया कि हाँ मैं शादी करूंगा इसलिए, और फिर दोनों क्या हो गए, सेक्सुअल रिलेशन में आ गए। तो ये दो कंडीशन का होना जरूरी है। सबसे पहले जो प्रॉमिस टू मैरी है उसका क्या होना चाहिए, फॉल्स प्रॉमिस होना चाहिए, और दूसरी चीज वो बैड इंटेंशन के साथ होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि सेक्सुअल एक्ट में जो एंगेज किया गया वो वुमेन डिसीजन से रिलेटेड होना चाहिए। द इंटेंशन बिहाइंड सच अ प्रॉमिस इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइमिंग बिटवीन द मेकिंग ऑफ सच अ प्रॉमिस एंड गिविंग ऑफ कंसेंट वर कंसिडर्ड एलिमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस टाइम पे वो प्रॉमिस हुआ था, और उसी के साथ साथ जो सेक्सुअल इंटेंट के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो कंसेंट दी थी, उन दोनों का साथ में टाइमिंग प्रॉक्सिमिटी होना बहुत बहुत एलिमेंट है जब हम फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ऑफेंस की बात करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहला इशू। अब मैं इसी में, मैंने आपको क्योंकि ये चीज बताई तो उसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर नॉर्मल ब्रीच कर दिया प्रॉमिस, जैसे मैंने बताया फैमिली कंडीशन वाली, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, कौन से, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी एंड ब्रीच ऑफ मैरिज, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, उसका हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉल्स प्रॉमिस वो होता है, वो होता है मेड टू डिसीव द वुमेन टू गेट कंसेंट विथ नो इंटेंशन टू फुलफिल इट। क्या कि वुमेन को डिसीव करने का, उसकी कंसेंट ले लेना है डिसीव करने के लिए, और उसी के साथ कंसेंट लेने के बाद, उस कंसेंट के बाद जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल नहीं करना, ये सबसे पहली चीज होती है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी की। अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ मैरिज की, तो प्रॉमिस वाज इंटेंशनली मेड टू फुलफिल विथ नो इंटेंशन टू डिसीव, मतलब प्रॉमिस तो कर दिया, जैसे वो लड़की की कंडीशन देखे, उसने प्रॉमिस, अच्छे से वो रिलेशन में थे कि शादी करेंगे, बट बाद में ऐसी कंडीशन आ गई फैमिली की तरफ से कि उसको क्या करना पड़ा, उस प्रॉमिस को ब्रीच करना पड़ा। तो इसीलिए क्या, उसका कोई डिसीव करने या कोई उसका इंटेंट नहीं था, बस वो चीज फुलफिल नहीं हो पाई। ठीक है, दूसरा अगर हम फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी का देखें, तो कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, जो कि हम सेक्शन 19 में पढ़ते हैं आईपीसी के, कि वो क्या कर दिया कि भैया हाँ करेंगे, यहाँ पे फैक्ट का क्या हो गया, मिसकंसेप्शन हो गया। अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यहाँ पर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कंस्टिट्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत से डिसाइडेड है ना कि यार वी आर इन रिलेशनशिप, एंड उसी के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम आगे शादी करेंगे, हम आगे अपना एक साथ फ्यूचर देख रहे हैं, एंड आफ्टर दैट बाद में कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से प्रॉमिस ब्रीच हो गया, बट कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं था उसमें, सारी चीजें क्या शुरुआत से ही क्लियर थी।
फिर इसके बाद फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, विटिएट्स कंसेंट इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ रेप अंडर सेक्शन 375 एंड 376। अगर वहां पर क्या होती है, कंसेंट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वो विटिएट करती है, तो वहां पर वो क्या ऑफेंस बन जाता है, 375 और 376 के हिसाब से, दैट इज रेप एंड पनिशमेंट फॉर रेप के हिसाब से ऑफेंस बन जाता है। अगर हम यहाँ के थर्ड के पॉइंट बात करें तो कैन नॉट अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ रेप, यहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है ऑफेंस ऑफ रेप। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो फैमिली वाला, तो वहां पर वो लड़की ये नहीं बोल सकती है कि यहाँ पर मैं रेप के ऑफेंस लगा रही हूँ, अगर वो लगाएगी भी तो कोर्ट बोल देगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हुआ है, इसीलिए वो जो मैन है वो किसी भी तरीके से लायबल नहीं होगा। फिर आते हैं हम दूसरे इशू पे, दैट इज ब्रीच ऑफ जेन्युइन प्रॉमिस टू मैरी वुड नॉट अट्रैक्ट ऑफेंस ऑफ रेप। जो मैंने आपको बताया कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस क्या, रेप का ऑफेंस नहीं होगा, इसके मैंने केसेस भी दिए। दैट इज इन द केस नियाम अहमद वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, द प्रोसिक्यूट्रेस हु वाज ऑलरेडी मैरिड एंड हैड 3 चिल्ड्रन। क्या था, जो प्रोसिक्यूट्रेस थी, जो फीमेल थी, वो ऑलरेडी मैरिड थी, ठीक है, और उसके क्या थे, 3 बच्चे भी थे। डेवलप्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द अक्यूज्ड ओवर टाइम एंड अ चाइल्ड वाज आल्सो बोर्न आउट ऑफ द रिलेशनशिप। खुद की शादी के 3 बच्चे होने के बाद वो क्या हुई, दूसरे इंसान के साथ, दूसरे मैन के साथ रिलेशनशिप में आई, जिससे क्या हुआ, जिससे एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ। When the prosecutors got to know that the accused was also married and had children, अब जब उन महिला को ये पता चला कि वो तो है ही शादीशुदा, उसी के साथ जिन अक्यूज के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी वो भी क्या है, शादीशुदा है और उनके क्या है, बच्चे हैं। She continued to cohabit with him and divorce हर प्रीवियस हस्बैंड, लेकिन वो पता करने के बाद भी उसने क्या किया, उस अक्यूज के साथ कोहेबिट किया और उसने अपने डाइवोर्स कर दिया जो पहले हस्बैंड को, उसी के साथ, ऑन द प्रिटिक्स दैट द अक्यूज्ड हैड प्रॉमिस्ड टू मैरी हर इंस्टेड, ठीक है, और इस प्रिटिक्स पे खुद से ही अज्यूम करके कि जो अक्यूज्ड है वो क्या करेगा, उससे शादी करेगा। As per her complaint in 2015, she alleged that she had consented for sexual relationship with the accused as the accused had promised her to marry and subsequently did not marry. अब क्या करते हैं भैया, accused तुमने खुद ने प्रिटेक्ट कर लिया ना कि वो शादी करेगा, यहाँ पे accused ऑलरेडी शादी करा हुआ है, यहाँ पे किसी भी फैक्ट में ये नहीं बताया कि accused ने ये बोला हो कि तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दो, तुम खुद से, तुम्हें पता होने के बाद कि accused ऑलरेडी शादी शुदा है, मैरिड है, तुम खुद उसके साथ फिर से कोहैबिट कर रहे हो, फिर से सेक्सुअल रिलेशनशिप पे आ रही हो, तो वो चीज तुमने खुद से की है, यहाँ पे अक्यूज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो यहाँ पे अक्यूज अगर वो मना कर देता है शादी करने के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी एग्जिस्टिंग वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो यहाँ पर फिर आप अक्यूज के अगेंस्ट अगर 2015 में उसने कंप्लेन फाइल की थी तो वो कंप्लेन कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते रेप के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का हो जाएगा, ठीक है, ना कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। यहाँ पे कोई इंटेंशन खराब नहीं थी, अगर वो दोनों ऑलरेडी क्या पता होने के बाद रिलेशनशिप में थे और उसके बाद अगर वाइफ ने, मतलब वो लड़की ने अगर खुद से रिलेशनशिप खत्म किए, तो उसके बाद वो अक्यूज को ये नहीं बोल सकती कि आपने मुझसे फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी का वादा किया था, ठीक है। द बेंच फाइल एक्विटिंग द अक्यूज्ड ऑब्जर्व दैट अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन इन सर्कमस्टांसेस वुड नॉट अमाउंट टू मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। और कोर्ट ने क्या किया, वो अक्यूज्ड को अक्विट किया, ये बोलते हुए कि यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ही अलग है, वो ऑलरेडी मैरिड अक्यूज्ड, तो यहाँ पर आप इस बेसिस पे हम फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी कंसिडर नहीं कर सकते, हम मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कंसिडर नहीं कर सकते, बल्कि ये सिचुएशन जो होगी वो क्या होगी, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो हमने दूसरा इशू भी देख लिया इस केस से। Notably, a similar observation was made by the Apex Court. अब हम दूसरा केस देख रहे हैं, in 2013 in Deepak Gulati versus State of Haryana, where the court held that to prove false promise, it should be shown that in the beginning stage of a relationship itself, the accused had no serious intention to meet the रेप सर्वाइवर। इस केस में यही बोला कि जब हम बात करते हैं फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के इंटेंशन निकालने के लिए, एलिमेंट निकालने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ही अक्यूज की क्या इंटेंशन थी, या इंटेंशन ये थी कि वो रेप सर्वाइवर से शादी नहीं करेगा। इससे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया था कि उसकी इंटेंशन किस तरीके से डिसाइड की जाएगी। जहां पर उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉमिस, जेन्युइन प्रॉमिस की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या करना पड़ता है, ब्रीच करना पड़ता है, तो उस केस में वो लायबल नहीं होगा। टू सिंप्लीफाई फर्दर, लेट अस टेक एन इंस्टेंस वेयर, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने लिखा है, दैट इज मिस ए मीट्स मिस्टर बी। मिस ई क्या करी, मिस्टर बी से मिली ओवर अ डेट एंड सब्सिक्वेंटली गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप। दोनों क्या हो गए, रिलेशनशिप में आ गए। During the course of the relationship developed over a period of time, Mr. B proposes Miss E to marry. क्या किया कि थोड़े टाइम बाद मिस्टर बी ने प्रपोज किया मिस ए को कि वो उनसे शादी कर लें एट अ फ्यूचर डेट, बट ड्यू टू चेंज इन करियर पाथ्स, क्योंकि क्या हो गए, करियर पाथ्स में चेंज हो गए, डिफरेंसेस ऑफ
सिटीज एंड सोशल फैक्टर, मिस्टर बी इज फोर्स्ड अप टू ब्रेकअप एंड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। क्या हुआ, सिटीज के वजह से, करियर के वजह से क्या हो गया, उनको फोर्स किया गया कि वो क्या करें, प्रॉमिस ऑफ मैरिज को मतलब ब्रेकअप कर लें उनसे और मैरिज ना करें। अब यही इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप मिस ए एंड मिस्टर बी में टर्न नहीं कर सकते हैं हम उसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंशन थी मिस्टर बी की वो पूरी तरीके से सही थी, उनकी सारी चीजें सही थी, बट ऐसी कंडीशन आ गई, सर्कमस्टांसेस आ गए जिस वजह से उनको क्या करना पड़ा, रिलेशनशिप खत्म करना पड़ा। Conversely, if Miss A meets B and later they insist on having sexual relationship which Miss A refuses initially but only agrees, हाँ यहाँ पर अगर ऐसा होता कि वो पहले रिफ्यूज कर देती रिलेशनशिप में आने के लिए बट इसीलिए अग्री करती कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना है क्योंकि शादी करना है, तो इस टाइम पे फिर वो क्या होता, फिर वो चीज में लाइबल होते। ठीक है, तीसरा इशू, रीसेंट वरिंग ट्रेंड ऑफ इन्वोकिंग रेपिंग चार्जेस ऑन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि मान लो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ना मैं लड़कों को सपोर्ट कर रही हूँ ना मैं लड़कियों को सपोर्ट कर रही हूँ, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड, अगर मैं क्रूअल्टी की भी बात मैंने आपको बताई कि क्रूअल्टी का भी किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, तो यहाँ पर फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी का भी मिसयूज हो रहा है। अगर एक लड़के और लड़की में नॉर्मल ब्रेकअप हुआ है तो उस ब्रेकअप पे भी लड़कियां कुछ लड़कियां ऐसा कर रही हैं कि वो झूठे एलिगेशंस लगा रही हैं फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इन द रीसेंट मंथ्स द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड apprehension on the worrying trend where allegation of rape were made on the false pretext of marriage after a long consensual relationship turned sour. The court quashed the charges while referring to principle laid down in Pramod Pawar versus State of Maharashtra and नियमन अहमद वर्सेस स्टेट। और कोर्ट ने क्या किया, जो ऐसे चार्जेस आए भी हैं जहाँ पे झूठे वादे आए, उनने कोर्ट में ये प्रिंसिपल्स जो गाइडलाइंस आई थी उसके बेसिस पे क्वेश्चन किए हैं। The court observed that when a woman has maintained a physical relationship with a man for a long period, it cannot be said with certainty that such relationship was solely because of a promise made by a man to marry her. कोर्ट ने ये बोला कि यार जब एक वुमेन किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आती है, इतने टाइम तक रिलेशन मेंटेन कर रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो सिर्फ इसी बेसिस पे उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रही है कि वो आगे शादी करेंगे। अगर वो चीज़ मान लो स्टार्टिंग से रिलेशनशिप में थे बट बाद में जाके वो ये हुआ कि शादी करने वाले हैं, तो इसमें फिर आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी हुआ है, फिर वो केस नहीं लग सकता है। तो इसी से रिलेटेड कोर्ट ने बोला कि ये बहुत वरी ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे कोर्ट्स को, जो लोअर कोर्ट्स है उनको भी डिफरेंस समझना जरूरी है, और जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको भी क्या ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और लड़कियों ने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, ये चीज भी क्या थोड़ी सीरियस होना जरूरी है। ठीक है, द बेंच ऑब्जर्व दैट अ पर्सन चूजिंग टू ब्रेक अप फ्रॉम अ लॉन्ग रिलेशनशिप कैन नॉट कलिमिनेट इनटू अ क्राइम ऑफ रेप। मैंने वही बताया कि अगर नॉर्मली ब्रेकअप कर रहे हो तो वो चीज क्राइम ऑफ रेप या प्रॉमिस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, तो भारतीय न्याय संहिता मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज क्या कि 69 सेक्शन 69 बीएनएस में क्लियरली एक स्पेसिफिक प्रोविजन आ गया इससे रिलेटेड, हैज इनकॉर्पोरेटेड अ न्यू प्रोविजन टू डील विद सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइटफुल मीन्स। क्या बोलता है, whoever by deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि अगर डिसाइटफुल मीन से वुमेन के साथ रिलेशनशिप में आया जहाँ पे उस प्रॉमिस को फुलफिल करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, उसी बेसिस पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में आया है, such sexual intercourse not amounting to the, हाँ यहाँ पर ये क्या बोला, whoever by deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with such sexual intercourse not amounting to the offense shall be punished with imprisonment। यहाँ पे एक बोला है कि वो ऑफेंस रेप नहीं होगा, लेकिन वो ऑफेंस क्या होगा, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी होगा, जिसपे क्या टर्म दिया गया है, टेन्योर दिया गया है 10 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, ये आप ये नहीं बोल सकते कि रेप हम जो अभी तक 375 के बेसिस पे चार्जेस लगा रहे थे वो नहीं लगेंगे, बल्कि यहाँ पे चार्जेस किसके लगेंगे, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो 69 बीएनएस के, जिसमें 10 साल के इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा। द टर्म डिसाइटफुल मीन्स इंक्लूड द फॉल्स प्रॉमिस टू ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्रमोशन इंड्यूसमेंट और मैरिंग। ठीक है, डिसाइडफुल का बताया कि किस तरीके से आप प्रमोशन के बेसिस पे या कुछ भी ऐसे पागल बनाकर उनको अगर रिलेशनशिप में आ रहे हो तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, सो इस सेशन का पूरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसीलिए किया गया, इसलिए लेकर आया गया कि किस तरीके से लोग आजकल इस चीज़ को गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में चीज़ों के बेसिस पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज कंसिडर किया जाता है, किस बेसिस से ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कंसिडर किया जाता है, ये सारे
चीज़ों को सामने लाना था, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करना था, इसीलिए मैं ये सेशन लेके आई। और आपका क्या ओपिनियन है, क्या सेक्शन 69 आने के बाद, बीएनएस में सेक्शन 69 आने के बाद जो मिसयूज़ हो रहा था वो रुक जाएगा या मिसयूज़ बढ़ जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही सेशंस में लेके आऊँगी और भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।